तो आज की बात में शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने सबको दहला दिया। कल हम सब ने दिल्ली के द्वारका में दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखी थीं। वहां पर सबद अपार्टमेंट में एक ऐसी भयानक आग लगी जिसमें 9वीं मंजिल का ये अपार्टमेंट बुरी तरह से जल गया और जलते हुए इस अपार्टमेंट में से 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद पड़े और इसके वीडियो नजर आए, इसकी तस्वीरें दिखाई दी जिसमें 3 लोग नीचे कूद रहे थे 9वीं मंजिल के इस अपार्टमेंट की बालकनी से, जिसमें 2 10 साल के बच्चे और उनका पिता यश यादव अपनी बच्ची और भतीजी के साथ कूद पड़े। इनमें से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। ये बताया जा रहा है कि जब अपार्टमेंट में आग लगी थी तो यश यादव ने पहले अपनी पत्नी और अपने बड़े बेटे और 6 महीने की एक छोटी बच्ची को सुरक्षित निकालने का इंतज़ाम किया, लेकिन जब खुद को बचाने की घड़ी आई तो वो और ये 2 बच्चे लपटों से घिर चुके थे। इन्होंने नीचे छलांग लगा दी 9वीं मंजिल के अपने अपार्टमेंट से। जाहिर है कि इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने पर जब वो नीचे गिरे तो उन्हें बचाया नहीं जा सका, लेकिन नीचे वीडियो बनाने वाले तो थे, वीडियो यहाँ पर लोग बना रहे थे। अफसोस ये कि उस बीच में किसी ने ये नहीं सोचा कि वीडियो बनाने की बजाय उन्हें बचाने की कोशिश की जाती। बचाने वाला कोई नहीं था। इस भयावह आग से भी बचने की और कोशिशें हो सकती थीं जिनके बारे में अमूमन हम तमाम लोगों को जानकारी नहीं होती है। इनके बारे में हम बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि किस तरह से इस अपार्टमेंट में अग्निशमन के इंतज़ामों पर भारी लापरवाही थी। इनका फायर सर्टिफिकेट ख़त्म हो चुका था, लेकिन शायद किसी ने सोचा ही नहीं कि उनकी सोसाइटी में ऐसा हादसा हो सकता है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की है 2 फायर ऑफिसर्स संजय तोमर और रविंदर सिंह से। कितने बजे अलर्ट आया था और कितनी जल्दी आपकी टीम वहाँ पहुँची थी? जैसा कि बताया गया है कंट्रोल रूम के द्वारा कि 10:01 पे कॉल हुई थी, तो तुरंत यहाँ से मैसेज नियरेस्ट स्टेशन जो हमारा सेक्टर 6 में है वहाँ पे दे दी गई थी और तुरंत वहाँ से जो स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज थे वो रेस्पॉन्ड कर गए थे फायर पे, रिपोर्ट कर गए थे। मीडिया खबरों में ये भी खबर थी कि हाइड्रोलिक मशीन जो है वो सही तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। नहीं, पूरी तरह से पहुंच रही थी, बल्कि हाइड्रोलिक मशीन वहाँ पे फायर फाइटिंग कर रही थी। इन द मीन टाइम्स जो है जो वहाँ पे क्रू मेंबर्स थे वो स्टेयर केस के द्वारा 9th फ्लोर पे फायर फाइटिंग भी कर रहे थे। फायर फाइटिंग नीचे से होच बिछा के फायर फाइटिंग स्टार्ट करती थी। दोनों तरह से फायर को एक्सटिंग्विश किया जा रहा था, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से भी और जो हाउस स्टेयर केस के द्वारा गए थे उसके द्वारा भी फायर फाइटिंग जारी थी उसमें। अश्विन, जब आप गए वहाँ पर सोसाइटी में तो वहाँ जो उपकरण थे आग बुझाने वाले सोसाइटी में जो एक मैंडेटरी भी होता है, वो क्या सही अवस्था में थे, काम कर रहे थे वहाँ? सर वो यूज़ नहीं हो रहे थे, वो काफ़ी समय से रखा हुआ था। जैसा सर बताया भी गया है कि वो उसका एनओसी जो सर्टिफिकेट वो 2016 में एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद से उसको रिन्यू नहीं करवाया गया था। तो जो फायर एग्जीक्यूशन मशीनें लगी हुई थी वहाँ पे लोगों ने अपने कचरा रखना या घर के बाहर का सामान यूज़ करना, डंपिंग यार्ड जैसा यूज़ करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था, एक्सपायरी थे, जो चीज़ें भी थी एक्सपायरी थी, तो आग लगने की घटना के बाद वो उसका यूज़ नहीं हो पाया। इस वजह से वो आग बढ़ती गई और लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे उसको रोका जा सके। साथ ही फायर ऑफिसर्स ने यह भी बताया है कि जब आग लगे तो फिर इससे किस तरह से बचा जा सकता है। जिस परिस्थिति में आग लगी उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना की जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना से ये सवाल फिर से महत्वपूर्ण हो गया है कि क्यों सोसाइटीज़ में, आम लोगों के घरों में गर्मी के दिनों में आग लगती है, और अगर आग लगती है तो इससे जो आम परिवार हैं वो कैसे बच सकते हैं। इस महत्वपूर्ण सवाल पर बात करने के लिए मेरे साथ संजय तोमर हैं जो डिप्टी चीफ हैं दिल्ली फायर सर्विस के, और रविंदर सिंह जो ADO हैं। NDTV में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये, आप दशकों से फायर की घटनाओं से जूझते रहे हैं, जिस परिस्थिति में ये हादसा हुआ, क्या सबसे बड़ा लेसन है आपको लगता है द्वारका में जो कुछ हमने देखा? देखिए, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि जब भी दिल्ली में गर्मी बढ़ती है और पारा 40 से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है तो बिजली की डिमांड भी बढ़ जाती है और ड्राइनेस हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो जलने में सहायक होती हैं कोई भी चीज़। अगर कुछ छोटी सी भी चिंगारी है और ह्यूमिडिटी ज़ीरो है नहीं है तो उस पर वो चीज़ जल्दी जलेगी। और दूसरा चीज़ है कि 70 से 80% जो आग लगने के कारण है, तो जो चिंगारी है वो मिलती है बिजली के शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोडिंग की वजह से, वायरिंग प्रॉपर ना होने से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सर्विसेज ना होने से, और सब स्टैंडर्ड के जो इलेक्ट्रिकल अपरेटस मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारे कारण बनते हैं आग लगने का। दूसरा एक कारण होता है LPG की गैस लीकेज से, और तीसरा कारण है AC को कंटिन्यूस रनिंग करने से। तो अगर हम अपनी
बिजली के उपकरणों के रख रखाव सही रखेंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सही रखेंगे, एसी की टाइमली सर्विस कराएंगे और उसको रेस्ट भी देंगे, कॉन्टीन्यूसली रन नहीं करेंगे, और एलपीजी की जो सुरक्षा की जो विधियां हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम करीब अपने प्रेमिसेस में 70 से 80% तक आग लगने की घटनाओं को रोक सकते हैं। ये तो बात हुई कारणों की। अगर हम बात करें कि अगर घर में आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहला ज़रूरी है कि अपने माइंड के अंदर और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को ये बताएं कि अगर घर में आग लग जाती है तो आपको कैसे सेफली इवैक्यूएट करना है। उसकी सूचना तुरंत दीजिए फायर ब्रिगेड को 101 पर, फायर की तरफ अपना बैक कीजिए और अपना दरवाज़ा ज़रूर बंद कर दीजिए। अगर किचन में फायर है तो दरवाज़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि लोग एकदम भाग जाते हैं और उससे फायर जो एक रूम में है वो सारे फ्लैट में फैल जाती है या पूरी फ्लोर में फैल जाती है। और गर्मियों के दिनों में खास करके आग के हादसे बढ़ते हैं, इसकी आशंका भी बढ़ जाती है। देश में आग हादसों की बात की जाए तो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 1999 में ये सबसे ज़्यादा 27,976 आग हादसे हुए थे, और इसके बाद 1999 से 2014 तक औसतन 23,000 हादसे सालाना होते रहे। लेकिन 2014 के बाद से इनमें लगातार कमी आई और 2022 में देश में सिर्फ 7,566 आग हादसे हुए। आग हादसों में मौतों की बात की जाए तो 1996 में जहां 27,561 लोग मारे गए थे, वहीं 2022 आते आते आग हादसों में मरने वालों की तादाद कम होकर 7,435 हुई। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि इन आंकड़ों को ठीक से चेक करना ज़रूरी है। आग हादसों के आंकड़ों के मुताबिक इनमें जान गंवाने वालों में 60% महिलाएं रही हैं। एनसीआरबी के मुताबिक आग के हादसे के पीछे कारण 4 मुख्य होते हैं: बिजली या फिर शॉर्ट सर्किट या आतिशबाजी, रसोई गैस सिलेंडर या स्टोव, और दूसरे कारण भी। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में 20% आग हादसे गैस सिलेंडरों के फटने से हुए हैं, जबकि बिजली के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण 21% आग हादसे हुए। पटाखों की वजह से 2% आग हादसे हुए हैं और बाकी करीब 57% हादसे अन्य कारण से हुए हैं। इत्तेफाक से उपहार सिनेमा अग्निकांड की बरसी भी इन्हीं दिनों है। आपको याद होगा उपहार सिनेमा का अग्निकांड, दिल्ली का उपहार सिनेमा जहां पर भयानक आग लगी 13 जून 1997। फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग हो रही थी, बड़े ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई थी और आग ने इतना ज़्यादा विकराल रूप लिया कि पूरे सिनेमा घर में फैल गई आग और इसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। एक बार फिर हम आपको ये बता दें कि आग हादसों से बचने के लिए कई स्तर पर काम किया जा सकता है। आग हादसा होने पर लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। आग से होने वाले हादसों में सुरक्षित निकलने के लिए इमारत में पहले से चौड़ी सीढ़ियां होनी चाहिए। आग बुझाने के उपकरण जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। पानी का एक अलग टैंक सिर्फ आग बुझाने के लिए होना चाहिए, जिसका पानी हर मंजिल पर फायर होज तक पहुंचे, जो पर्याप्त लंबाई का हो। बिजली से जुड़े मीटरों के आसपास वायरिंग की समय समय पर चेकिंग होनी चाहिए ताकि वहां कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और आग न लगे। गैस की लाइन और बिजली के तारों के आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे आग लग सकती हो। समय समय पर लोगों को जागरूक रखने के लिए फायर ड्रिल होती रहनी चाहिए। इमारत में आग से निपटने के सभी उपाय होने चाहिए। इसी आधार पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे दोस्त सहयोगी हिमांशु और अश्विनी। अश्विनी, आपने कल ये हादसा भी जहाँ पे हुआ वहाँ भी आप गए थे, आपने इसको कवर किया है और उसके बाद आप लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह की बात हम अभी कर रहे थे कि क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए और क्या यहाँ पर नज़रअंदाज किया हुआ जो कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी हाँ नगमा, इस आगजनी को जो आगे घटना हुई थी इसको भी टाला जा सकता है, क्योंकि जो सुरक्षा उपकरण बिल्डिंग में लगाए गए थे वो चल नहीं रहे थे। फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि साल 2016 में
फायर एनओसी जो सर्टिफिकेट होता है बिल्डिंग का वो खत्म हो गया था, उसके बाद से रिन्यू नहीं करवाया गया था, जबकि जो सोसाइटी है उसको नोटिस भेजा गया था कि इसको लेकर आप काम करें। ये भी बताया गया कि जब आग लगी, क्योंकि आग जो था 9वें फ्लोर से बढ़कर पेंट हाउस पे चले गई थी और पेंट हाउस के ऊपर टंकियाँ थी, लेकिन उस जाम की टंकियों में जो पाइप था उसमें जाम होने की वजह से पानी वहाँ से निकाल कर आग बुझाने के लिए काम में नहीं आ पाया। ये भी एक बड़ा कारण था। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि लोग आगजनी की घटना देखते रहे, जब बालकनी से आग की लपटें आ रही थी। 9:30 की घटना है, लेकिन 10 बजे तक कॉल नहीं किया गया। 10:01 पर जब कॉल आई और 10 मिनट में फायर टीम पहुंची, तब तक जो लोग थे वो मर चुके थे, जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना है इसमें जो जिम्मेदारी सोसाइटी के लोगों की भी है कि क्यों वहाँ पर सुरक्षा उपकरण इंतजाम नहीं किए गए थे, जबकि फायर डिपार्टमेंट का नियम है कि 15 मीटर से जितनी भी ऊँची इमारतें होती हैं उनको फायर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, यानी उसमें सुरक्षा उपकरण होना मौजूद जरूरी है। लेकिन यहाँ पे उस बात को नज़रअंदाज किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई बार आग जब होती है तो लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर आप उस समय थोड़ा सा ना डर के ना दिमाग लगा के अगर उस बचने का तरीका अपनाएं तो शायद जो मृत्यु होती है, जो इतनी डेथ होती है फायर की आग की घटनाओं में, उसमें ज़रूर कमी आएगी। जी, और हिमांशु आपने भी बात की है फायर सेफ्टी ऑफिसर्स से। इस तरह के जब हादसे होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं, हर साल हमने देखा है कि लगातार हादसे बीच में कुछ कम हुए लेकिन बढ़ भी रहे हैं, और गर्मी के दिनों में ख़ास करके बढ़ते हैं। जब तापमान बहुत बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे एयर कंडीशन में ब्लास्ट। तो किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसमें, लोगों को क्या जागरूकता रखनी चाहिए इसमें, सेफ्टी ड्रिल जो है उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? है कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके कई मानक हैं। दिल्ली फायर सर्विस ऑफिसर्स का ये कहना है कि जो दिल्ली बिल्डिंग कोड है उसके टेबल नंबर 7 में 7 में ये साफ तौर पर लिखा है कि बिल्डिंग की हाइट और ऑक्यूपेंसी के हिसाब से वहाँ पर फायर सेफ्टी अरेंजमेंट जो है वो होना चाहिए। यहाँ भी फायर एक्सटिंग्विशिंग जो उपकरण थे वो यहाँ पर लगाए गए थे। मैं इस वक्त शबद जो अपार्टमेंट है नगमा, आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर ये आग लगी थी। आप देख सकते हैं 9वीं मंजिल पर जो एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट था वहाँ पर आग लगी थी। और इस बिल्डिंग में मुश्किल ये है कि जो आग बुझाने के जो उपकरण लगाए गए थे नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों के हिसाब से, अब वो 2016 में एक्सपायर हो गए थे। अश्विनी ने भी इसका जिक्र किया है और दिल्ली फायर सर्विस के ऑफिसर्स ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि 2016 में जब ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया इस सोसाइटी का, तो उसके बाद एक नोटिस भी भेजा गया था दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से, लेकिन जो सोसाइटी मैनेजमेंट है उसने इसको नज़रअंदाज किया और अभी भी वो रिन्यू नहीं किया गया। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि करीब 9 साल से जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफाई करती है दिल्ली फायर सर्विस, वो अभी भी कारगर तरीके से रिन्यू नहीं की गई है। और अब तैयारी की जा रही है कि लीगली जो भी नियम है उसके हिसाब से दिल्ली फायर सर्विस फिर से नोटिस जारी करने वाला है। दूसरी बात नगमा, जो जांच में सामने आई है, दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के भी फायर सेफ्टी के गाइडलाइंस हैं, उसका भी एक उल्लंघन का मामला सामने आया है। क्योंकि दिल्ली जो भी फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं एनडीएमए के, उसके मुताबिक स्मोक अलर्ट सिस्टम जो है वो इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो स्मोक अलर्ट सिस्टम था वो या तो इंस्टॉल नहीं किया गया था, और अगर इंस्टॉल किया गया था तो वो पूरी तरह से फंक्शनल यहाँ पर नहीं था। और इसलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने एक दिल्ली फायर सर्विस के ऑफिसर ने नगमा यहाँ तक मुझे बताया है कि न सिर्फ शबद सोसाइटी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें अभी, जहाँ पर आग लगी थी, बल्कि नोएडा में, ये द्वारका में माफ़ कीजिएगा, और भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से नोटिस जारी की गई है कि वो भी फायर सेफ्टी के जो सर्टिफिकेट है उन्होंने अपना रिन्यू नहीं कराया है। तो सवाल कई स्तर पर है। पहला कि आग बुझाने के जो उपकरण, जो मैंडेटरी मानक हैं, उनके अनुसार लगाए तो गए हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में, लेकिन उनका मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। दूसरा सवाल, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी सख्ती से नहीं हो रहा है, ना उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जिसका जिक्र अश्विनी ने किया, मैं वो पॉइंट दोहराना चाहता हूं नगमा, कि पहली आग यहाँ पर लगी इसकी जानकारी 9:30 बजे के आसपास इस हाउसिंग सोसाइटी में सैकड़ों लोगों के पास थी, लेकिन जो पहला फ़ोन कॉल यहाँ से दिल्ली फायर सर्विस को किया गया है कंट्रोल रूम में, वो 10:01 पर किया गया है। और यहाँ दिल्ली फायर सर्विस का जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, सेक्टर 6 में है। लेकिन आधे घंटे तक लोग वीडियो बनाते रहे, तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी दिल्ली फायर सर्विस कंट्रोल रूम में फ़ोन नहीं किया। तो
तो ऐसे सवाल उठता है, क्या उनको नहीं पता था कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो 101 नंबर पर आपको SOS मैसेज भेजना ये होता बताना है? बहुत क्योंकि जरूरी है। दिल्ली फायर सर्विस के ऑफिसर्स का कहना है कि 10:10 पर जी आप कह रहे हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है बार बार लोगों को कि अगर आग लगती है तो आप किस नंबर पे फ़ोन करें। जैसे आपने नंबर का जिक्र किया 101 नंबर पे फ़ोन करके फ़ौरन इत्तला दी जाए। यहाँ पर ये नहीं हुआ, आधे घंटे तक लोग वीडियो बनाते रहे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोगों की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, जब आपकी आंख के सामने ये हादसा हो रहा है तो आप वीडियो बना रहे हैं लेकिन लोगों को बचाने की कोशिश कहीं से नहीं हुई। आग लग चुकी थी बिल्डिंग में, आधे घंटे तक कुछ हुआ नहीं। हिमांशु और अश्विनी, आप दोनों का धन्यवाद इस पूरी रिपोर्ट के लिए। हम ये एक बार फिर से जानकारी देना चाहते हैं कि अगर कोई आग हादसा हो जाए तो किन बातों का ध्यान रखें, कैसे बचाव करें। तो देखिए ग्राफिक के जरिए कि क्या क्या करना चाहिए। कुछ बड़ी बातें जो आप कर सकते हैं, सबसे पहले तो बिजली की मेन लाइन काट दें। अगर मेन लाइन ऑन हो तो पानी ना डालें। अगर हो सके तो तुरंत किसी मोटे कपड़े या कंबल को गीला करके अपने चारों तरफ लपेट लीजिए। इससे आग में झुलसने से बच सकते हैं आप फौरन। और तुरंत ज़मीन पे बैठ जाएं या लेट जाएं। आग हादसे के वक्त धुएं से तुरंत दम घुटने लगता है और आदमी बेहोश हो सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि लेटे लेटे ही कोहनियों के बल बाहर की ओर निकले ताकि आपकी सांसों में धुआं कम से कम जाए।